हेलो एवरीवन। आईक्यू शर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दिव्य त्रिपाठी। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द अर्थ। जो पृथ्वी पे दबाव की पेटियां कार्य करती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एक तो होती है जो तापजन्य होती है यानी कि जो टेम्परेचर से रिलेटेड होती है, और दूसरी जो होती है वो पृथ्वी के घूर्णन पे यानी कि रोटेशन पे डिपेंड करती है, वो गतिजन्य होती है। तो इन दोनों पेटियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें से कैसे पृथ्वी पे डिवाइड किया गया है, ये सारी चीजें हम लोग को आज समझ में आ जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि दाब क्या है, वायु दाब क्या है और कैसे ये काम करता है पृथ्वी के वायुमंडल में। ठीक है। अगर हम प्रेशर की बात करें तो वो किसी भी स्थान पर लगने वाला एक लंबवत बल कार्य करता है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि ऐसा मेरा हाथ है और मैं उंगली से यहाँ पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, तो इसको हम दाब कहेंगे। तो उसी तरीके से जो हमारे एटमॉस्फेयर में वायु है उसके द्वारा जब पृथ्वी के सतह पे यानी हमारे सरफेस पे जब कोई फोर्स लगाया जाता है एक कॉलम के तरीके से, तो हम उसे वायु दाब कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि वायु दाब क्या है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि किसी भी दिए गए स्थान और समय पर हवा के स्तंभ के वजन को वायु दाब या वायुमंडलीय दबाव कहा जाता है। किसी भी प्लेस पे किसी भी वायु के कॉलम द्वारा किसी निश्चित समय पर जो वजन होता है वायु का एक कॉलम के तरीके से जो भार होता है, उसे ही हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब। तो ये भी इसमें बताया जा रहा है। उसके बाद अगर आगे बढ़ें तो बताया जा रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ बैरोमीटर। जो बैरोमीटर होता है उसके द्वारा हम लोग वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है कि वायुमंडलीय दाब किससे नापते हैं यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे नापते हैं, तो आपको आंसर देना रहेगा कि बैरोमीटर। तो बैरोमीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसी प्रेशर को अगर फिगर के तरीके से समझाऊं, फिगर पे समझाऊं, तो ये समझ लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है जो कि ध्रुवों से चपटी हुई यानी कि जो पोल है उनसे चपटी हुई है, और हमारे जो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर जो लाइन है उसमें थोड़ी उभरी हुई है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारी पृथ्वी है। और अगर इस जगह पे मान लीजिए कि कोई प्लेस है, ये इस प्लेस पे किसी निश्चित समय पे अगर एयर द्वारा जो हमारे वायुमंडल में कई सारी एयर्स पाई जाती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में कई सारी एयर्स पाई जाती हैं, तो अगर मान लीजिए कि इस जगह पे जो मैंने मेंशन किया उस जगह पे अगर एयर के द्वारा अगर यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है, ये मान लीजिए कोई हवा है, कोई एयर है, उससे कोई अगर लंबवत तरीके से वहां पे जो उसका वजन होगा, उस हवा का वजन होगा, वही उसके लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे दूसरा होगा उस समय पर जो भी उसका एयर प्रेशर रहेगा, ध्रुव पे दूसरा रहेगा। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे इस पोल पे बात करें तो यहाँ पे दूसरा रहेगा और यहाँ पे दूसरा रहेगा। और हो सकता है कि किसी किसी जगह पे किसी किसी जगह पे समान रहते हैं। तो उनको भी हम समझ सकते हैं कि कौन कौन से जगह पे कौन कौन से प्लेस पे जो वायु दाब समान होते हैं उनको भी हम लोग देखते हैं, अध्ययन करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वायुमंडलीय दाब समझ में आ गया होगा फिगर के माध्यम से, और किस तरीके से ये कार्य करता है हमारे पृथ्वी पे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि क्या है। तो अब इसमें ये पॉइंट भी बताया जा रहा है कि वायुमंडलीय जो दबाव है उसको प्रति इकाई क्षेत्र बल के रूप में मापा जाता है। तो जिस जगह पे अगर किसी पॉइंट पे अगर हम देखें वायुमंडलीय दबाव, तो प्रति इकाई क्षेत्र के रूप में मापा जाता है। दाब के मापने की इकाई जो होती है वो मिलीबार होती है। तो आप इसको याद रखिएगा कि हम इसे मिलीबार से डिनोट करते हैं, जैसे कि इस प्लेस पे इतने मिलीबार का फोर्स लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इस जगह पे इतना है। और उसके बाद अगर हम मिलीबार की बात करें तो एक मिलीबार लगभग 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर के बल के बराबर होता है। तो 1 मिलीबार इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ नियरली 1 ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जैसे कि अगर मान लीजिए अगर हम बात करें 1 मिलीबार इक्वल टू करें तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपका फोर्स हो जाता है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो हो जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, हो सकता है कि आपका ऐसे क्वेश्चन बने तो आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टर कंट्रोलिंग प्रेशर सिस्टम, ऐसे कौन से कारक हैं जो दबाव प्रणाली को नियंत्रित करते हैं, तो उनके बारे में समझते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं दबाव को नियंत्रित करने के लिए, यानी जो प्रेशर को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उनके लिए जो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा होते हैं वो होते हैं, उसमें से पहला जो है आपका वो है थर्मल, और दूसरा जो है वो है डायनेमिक। तो इन दोनों के अंतर के कारण ही यहाँ पे दबाव भी उच्च और निम्न तरीके से पाया जाता है, यानी कि उच्च दाब पाया जाता है, उच्च दाब की बेल्ट पाई जाती है, हाई प्रेशर की बेल्ट पाई जाती है, और निम्न दाब की बेल्ट पाई जाती है, यानी कि आपका लो प्रेशर बेल्ट पाई जाती है। तो इसमें आप इनको याद रखिएगा, थर्मल और डायनेमिक, ये दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं।
अब बात करते हैं हम लोग थर्मल फैक्टर की, जो ऊष्मीय कारक होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें ये होता है कि हवाओं की टेंडेंसी होती है कि वो जब गर्म होते हैं तब वो ऊपर की ओर उठते हैं। ठीक है, वो फैलते हैं, उनमें फैलाव होता है और वो ऊपर की तरफ उठते हैं। अगर मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाऊं, मान लीजिए कि आपका ये कोई पैन है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे गर्म किया जा रहा है और यहाँ पे वायु है। उसको जब गर्म किया जाता है, फिर जब वो गर्म होती है तो वो ऊपर उठती है, वो फैलती है, उसमें फैलाव होता है, वो ऊपर की तरफ उठती है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ उठेगी और फैलाव होगा। और जब कोई चीज ठंडी होती है, यानी जब कोई चीज ठंडी होती है तो उसमें संकुचन की अवस्था आती है, यानी सिकुड़ने की अवस्था आती है या फिर कंप्रेस होने की अवस्था आती है। तो इस वजह से वो भारी होने लगता है। तो संकुचन होगा ठंडे चीजों में, जैसे कि मान लीजिए आपका अगर ऊपर की तरफ एयर है तो उसमें संकुचन होगा और वो नीचे की तरफ आएगी। ये ठंडी हवा नीचे की तरफ आती है संकुचन होके, और ये हवा कंप्रेस्ड होती है, और ये जो गर्म वाली हवा होती है वो आपकी एक्सपेंड होती है या फिर फैलती है, उसमें फैलाव की स्थिति होती है और वो ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो कुल मिला के आपकी समझ लीजिए गर्म हवा हल्की होती है और वो ऊपर जाती है, फैलती है, और ये जो ठंडी हवा है वो भारी होती है तो इसलिए नीचे आती है। तो इन सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा। तो जब भी ये कंडीशन होती है कि आपका सूरज जो होता है वो पृथ्वी पे, जैसे कि मान लीजिए आपकी पृथ्वी है और ये सन है, तो जब इसकी रेज आती हैं पृथ्वी पे, तो यहाँ पे जो एयर रहती है इसके सामने, इसके सीध में जो इनके किरणें पड़ती है, जहाँ पे वो एयर रहती है, वो गर्म होके वो ऊपर की तरफ उठती है। ठीक है, तो यहाँ से ये जहाँ पे हवाएं ऊपर उठती हैं वहां पे जो आपका टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है, लेकिन जो आपका प्रेशर का काम करता है, जो प्रेशर ग्रेडियंट रहता है वो लो हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। वहां पे आपके टेम्परेचर और प्रेशर में इनवर्स रिलेशनशिप रहता है। तो इस वजह से जब आपका टेम्परेचर कम होता है तो आपका प्रेशर जो होता है वो ज्यादा हो जाता है, और जब आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपका जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो इसी तरीके से जहाँ पे आपकी सन रेज़ ज़्यादा पड़ती हैं, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पे आपका वायु गर्म हो जाता है, उसके बाद वो ऊपर उठता है। तो उस जगह पे जहाँ पे वायु ऊपर उठेगी, वहाँ पे जो आपका प्रेशर है, एयर प्रेशर है, वो कम हो जाएगा। तो इन चीज़ों से आपका यहाँ पे जो अर्थ होती है, वहाँ पे आपका एयर प्रेशर डिसाइड होती है इस टेम्परेचर की वजह से, यानी कि जो आपका ऊष्मीय जो तापन होता है उसके वजह से। तो आपका जो इसमें बेल्ट होते हैं अर्थ में, इनको भी बता देता हूँ मैं एक बार आपको। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी अर्थ है, तो अर्थ में कई सारी बेल्ट्स पाई जाती हैं। ये आपका हो गया 0 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री, ये हो गया आपका 60 डिग्री, ये हो गया आपका 90 डिग्री। ये हो गया आपका नॉर्थ पोल। ठीक है, ये नॉर्थ पोल हो गया। और उसके बाद यहाँ पे भी हम लोग मेंशन कर लेते हैं, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। तो यहाँ पे 30 डिग्री और 60 डिग्री हो गया, और यहाँ पे 90 डिग्री साउथ हो गया। तो जैसे कि जो हवाएं रहती हैं, जो जहाँ पे अगर आपका तापजन्य जो कार्य करते हैं वो इस पेटी में करते हैं। जो आपका यहाँ पे 5 डिग्री टू 5 डिग्री साउथ टू नॉर्थ होता है, यहाँ पे तापजन्य कार्य करते हैं। जो विषुवत रेखा पे कार्य करता है, वो जो आपका वायुमंडलीय दाब होता है वो ताप की वजह से डिसाइड होता है, यानी कि आपका थर्मल तरीके से डिसाइड होता है। क्योंकि यहाँ पे जब सनरेज ज़्यादा पड़ते हैं तो वहाँ पे वो ऊपर उठता है और उस तरीके से वहाँ पे बेल्ट कार्य करती है। उसी के तरीके से जो आपका ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, ये जो क्षेत्र होता है, ये वाला, ये एरिया और ये एरिया, ये बहुत ठंडा होता है। तो इस वजह से यहाँ पे हवाएं नीचे की तरफ जाती हैं, हवाएं जैसे ऊपर उठती हैं यहाँ से, और उसके बाद ये इस जगह पे नीचे की तरफ जाती हैं। यहाँ से हवाएं ऊपर उठी और फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे गई। तो इस तरीके से तो ये भी आपका तापजन्य ही कारक होता है। और जो बाकी के जो बचे होते हैं इस जगह पे, इस जगह पे और इस जगह पे, इस जगह पे, तो ये सारे होते हैं गति वाले। ठीक है, तो आप इनको याद रखना है। ये हो गया आपका थर्मल, ये मैं आपको दूसरे पेन से चेंज करके बता दे रहा हूँ। ये आपकी जो प्लेस है, ये आपका हो गया थर्मल से, ये आपका हो गया थर्मल से। और जो बाकी बचे हैं यहाँ, यहाँ से यहाँ तक बचे हैं जो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, यहाँ तक के जो बचे हुए हैं, 60 से 5 डिग्री साउथ तक और 60 से 5 डिग्री नॉर्थ तक, यहाँ पे होता है आपका कोरियालिस फोर्स, या फिर आप कर सकते हैं गतिजन्य, यानी डायनेमिक। डायनेमिक यहाँ पे फोर्स कार्य करते हैं, यहाँ पे भी डायनेमिक फोर्स कार्य करते हैं। उस तरीके से यहाँ पे बेल्ट का निर्धारण होता है, यहाँ पे उस तरीके से बेल्ट बनती है। तो ये हो गई आपकी थर्मल।
तो विषुवत रेखा आपकी थर्मल होती है और जो आपके ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वहां पे थर्मल तरीके से जो आपके पोलर होते हैं वहां पे इस तरीके से थर्मल के तरीके से आपका वायुमंडलीय दाब कार्य करता है। और यहाँ पे जो आप बाकी सारे बचे हैं वहां पे जो आपका फोर्स डायनेमिक फोर्स कार्य करता है उस तरीके से आपके एटमॉस्फेरिक बेल्ट कार्य करते हैं। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा मैं आशा करता हूँ। उसके बाद जो डायनेमिक फोर्स है उसके बारे में बात करते हैं, आपको एक बार समझा देते हैं। तापमान में बदलाव के अलावा दबाव बेल्ट के गठन को दबाव प्रवणता बलों और पृथ्वी के घूर्णन यानी कोरियोलिस फोर्स से उत्पन्न होने वाले गतिशील नियंत्रणों द्वारा समझा जा सकता है। इसमें बताया जा रहा है कि तापमान के अलावा जो दबाव बेल्ट का जो गठन होता है वो दाब प्रवणता और आपके पृथ्वी के घूर्णन यानी कि जो कोरियोलिस फोर्स होता है पृथ्वी का उस पे भी निर्भर होता है। अब चलिए देखते हैं कि जैसे कि हम लोगों ने बात किया तापमान को तो मैंने समझा दिया था आपको फिगर के माध्यम से। अब देखते हैं कि दबाव दबाव प्रवणता क्या होता है। तो दबाव प्रवणता के बारे में बात करें, प्रेशर ग्रेडियंट्स के बारे में बात करें, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द प्रेशर ग्रेडियंट। जो पृथ्वी की सतह पर दो बिंदुओं के बीच वायुमंडलीय दबाव के परिवर्तन की जो दर होती है, जो वायुमंडल पे जो दबाव है उनकी जो चेंज होने की जो दर रहती है उसे ही हम दाब प्रवणता कहते हैं या फिर प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। और उसके साथ ही अगर मौसम चार्ट पर या समदाब रेखाओं के बीच की दूरी से दर्शाया जाता है। हम लोगों ने प्रेशर ग्रेडियंट यानी कि जो यहाँ पे दाब प्रवणता है उसके बारे में समझ लिया है, लेकिन उनको दर्शाया कैसे जाता है, उनको अर्थ पे जो मैप के तरीके से दर्शाया कैसे जाता है उनको, तो उनको आइसोबार्स यानी कि समदाब रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है मैप पे। तो अब समदाब रेखाएं क्या होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका अर्थ है, तो अर्थ पे जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका इक्वेटर है, ठीक है। तो किसी किसी जगह पर जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपका 10 डिग्री सेल्सियस है तापमान, यहाँ पे आपका समझ लीजिए 12 डिग्री सेल्सियस है तापमान, यहाँ पे समझ लीजिए आपका 10 डिग्री सेल्सियस है तापमान। जो 12 डिग्री सेल्सियस है वहां पे तापमान ज्यादा है तो वहां पे एयर प्रेशर जो हवा है वो ऊपर ज्यादा उठेगी और इस वजह से वहां पे एयर प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम रहेगा, ठीक है। लेकिन जो 10 डिग्री सेल्सियस वाले हैं जो दोनों जगह पे हैं वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो सेम रहेगा। तो जहाँ पे ये जो टेम्परेचर जहाँ पे सेम है वहां पे एयर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी सेम रहेगा। तो इस तरीके से आपका जो यहाँ पे ये 10 डिग्री सेल्सियस से ये लाइन मिल गई, उसके बाद मान लीजिए कि आपका 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आपका 10 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे आपका 10 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है मान लीजिए यहाँ पे 1025 है, यहाँ पे मान लीजिए 1025 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आपका 1025 है, यहाँ पे भी आपका 1025 है। तो आपका इस तरीके से जब समदाब रेखाएं यानी जो इनका जो दाब है दबाव है वायुमंडलीय दबाव है उनको जब मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम समदाब रेखा के नाम से जानते हैं। तो इन जब रेखाओं को मिलाते हैं उसके बाद अगर मान लीजिए कि इसी तरीके से यहाँ पे भी एक रेखा है जो समान दबाव वाले उनको मिला रही है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे 1000 मिली बार का है, यहाँ पे भी आपका 1000 मिली बार का है, यहाँ पे भी आपका 1000 मिली बार का है, यहाँ पे भी 1000 मिली बार का है। तो ये जो है इन दोनों में जो अंतर पाया जा रहा है, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 1025 है। तो इन दोनों का जो अंतर है उसी की तरीके से हम लोग दाब प्रवणता को समझ सकते हैं। दाब प्रवणता इन्हीं के बीच का जो अंतर होता है, जो इन रेखाओं के बीच का अंतर होता है उसी को कहते हैं। तो इन्हीं के द्वारा हम लोग दाब प्रवणता को समझ सकते हैं। तो ये आपका दाब प्रवणता हो गया, दाब प्रवणता आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद बात करते हैं, अब एक चीज और यहाँ पे समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ है आपका, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि समदाब रेखाएं ये हैं यानी आइसोबार्स जो हैं वो ऐसे ऐसे गई हैं किसी जगह पे, ठीक है, ऐसे बना है। और यहाँ पे ऐसे दूसरी जो समदाब रेखाएं हैं वो ऐसे गई हैं, ठीक है। तो अगर इनके बीच की जो दूरी है वो देखिए बहुत पास में है, ठीक है, इनके जो बीच की दूरी है बहुत पास पास में है। तो जो दाब प्रवणता है वो बहुत ज्यादा मजबूत होगी। जो यहाँ पे जो प्रेशर ग्रेडियंट्स हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत होंगे ये बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी दाब चेंज हो रहा है। यानी कि जो दो बिंदुओं के बीच में जो वायुमंडलीय दाब के परिवर्तन की दर है वो बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से यहाँ पे दाब प्रवणता बहुत मजबूत होगी, क्योंकि पास पास में ही यहाँ पे दाब में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो उनका प्रेशर ग्रेडियंट्स रहेगा वो बहुत मजबूत स्थिति में रहेगा। लेकिन अगर मान लिया जाए कि ये एक लाइन है आपका आइसोबार्स है, उसके बाद यहाँ पे एक आइसोबार्स है, अगर इनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे कमजोर स्थिति में होंगे, यानी कि बहुत वीक कंडीशन में होंगे आपके आइसोबार्स। यानी कि यहाँ पे जो दबाव के परिवर्तन की जो दर है
यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के परिवर्तन की यानी चेंज होने की जो दर है वो बहुत ज़्यादा दूरी पे है, यानी कि बहुत ज़्यादा वीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब यहाँ पे जो प्रवणता है वो बहुत वीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो प्रेशर ग्रेडियंट रहता है उनको हम लोग समझ लिए हैं। अब मैं आशा करता हूँ आपको ये प्रेशर ग्रेडियंट का जो पॉइंट है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। अगर लंबवत वितरण की बात करें तो जो वायुमंडलीय दबाव के स्तंभ वितरण को दबाव के ऊर्ध्वाधर वितरण के रूप में जाना जाता है। जो आपका एयर प्रेशर जो होता है, जो ऐसे आपका जो लंबवत रहता है, उसे हम वर्टिकल के तरीके से यानी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। प्रेशर का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो अगर उसको समझें, आगे हम इसको और समझते हैं अच्छे तरीके से। As a result, the lower layer of the atmosphere have higher density, hence exert more pressure. जैसे हवा के स्तंभ में ऊपर की जो हवा होती है उसके द्रव्यमान इसके नीचे की हवा को संकुचित करता है, इसलिए इसकी निचली परत ऊपरी परतों की तुलना में सघन होती है। जो यहाँ पे ऊपर की हवा होती है वो गर्म होती है और उसका द्रव्यमान नीचे की हवा की अपेक्षा ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एयर कॉलम है, ठीक है, ये एयर कॉलम है और ये आपका सरफेस है, ठीक है। तो ये जो आपका इसमें एयर कॉलम में जो ऊपर की हवा का जो द्रव्यमान है, यानी जो ऊपर की हवा का जो मास है, इसके नीचे की जो हवा होती है उसको संकुचित करता है, उसको कंप्रेस करता है। इसीलिए जो इसके नीचे की जो हवा पाई जाती है वो ऊपर का जो लेयर होता है उसकी तुलना में बहुत ही सघन होता है, बहुत डेंस होता है, ठीक है। तो ये जो नीचे की हवा रहेगी बहुत डेंस रहेगी, ठीक है, डेंसिटी इसकी ज्यादा रहेगी नीचे की हवा की। और उसके बाद परिणाम स्वरूप वायुमंडल की जो निचली परतों का घनत्व है वो अधिक होता है, इसीलिए अधिक दबाव डालती है। जो हवा है वो जब डेंस हो जाएगी तो जो वायुमंडलीय दाब है निचली परतों में वो भी वहां पे ज्यादा हो जाएगा, तो अधिक दबाव डालेगा। तो इसलिए ये बताया जा रहा है कि जो ऊपर की हवा होती है कॉलम में वो नीचे की हवा को कंप्रेस करती है, जिस वजह से वहां पे जो उनके कण होते हैं वो बहुत डेंस हो जाते हैं। इसी वजह से वहां पे घनत्व उनका ज्यादा होता है और दबाव भी ज्यादा डालते हैं। उसके आगे इसी के विपरीत अगर उच्च परतों की बात करें, यानी जो ऊपरी लेयर होती है उसकी बात करें, इस लेयर की बात करें, तो जो ऊपर की परतें होती हैं वो कम संकुचित होती हैं, यानी कि वो कम कंप्रेस्ड होती हैं और इसीलिए उनका घनत्व कम होता है और दबाव भी कम होता है। तो सीधी सी बात है, जो चीजें फैली रहेंगी, जिन चीजों में संकुचन नहीं रहेगा वो एकदम खुली तरीके से रहेंगी, उनमें जो डेंसिटी रहेगी वो भी कम रहेगी और जो उनका प्रेशर है जो किसी पॉइंट पे दबाव डालने का काम है वो कम कर पाएंगे। तो ये इसमें बताया जा रहा है। फिर हवा का तापमान, हवा में मौजूद जलवाष्प की मात्रा और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव किसी दिए गए स्थान के वायु दाब को एक निश्चित समय पर निर्धारित करता है। जो आपका एयर टेम्परेचर होता है और जो आपका हवा में जो मौजूद कण होते हैं वाटर वेपर के, जो आपका जलवाष्प होता है उसके जो कण होते हैं उनकी जो मौजूदगी होती है और जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होता है वो किसी भी जगह पे जो आपका वायुमंडलीय दाब है उसको निर्धारित करने का काम करते हैं। Since these factors are variable with a change in height, there is a variation in the rate of decrease in air pressure with an increase in altitude. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये ऊंचाई में परिवर्तन के साथ चेंज हो रहे हैं, हाइट में जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे आपका वायुमंडलीय दाब भी चेंज हो रहा है। तो इस वजह से ऊंचाई में जाते हैं, यानी कि ऊंचाई में जब वृद्धि होती है उसी के साथ ही साथ वायुमंडलीय जो दाब होता है, वायु दाब होता है, उसमें भी कमी की जो दर होती है उसमें भी भिन्नता पाई जाती है, उसमें भी चेंजेस पाए जाते हैं। तो आप इनको भी ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं इस चीज को, इस पॉइंट को समझाऊं, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका अर्थ सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे हम हैं, ये हम हो गए। तो यहाँ पे जो एयर प्रेशर का काम करेगा, जो एयर प्रेशर यहाँ पे काम करेगा, यहाँ पे ज्यादा काम करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पे जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम लोग पहाड़ों पे या फिर कहीं पे जाते हैं तो वहां पे एयर प्रेशर कम हो जाता है। जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई के साथ जाते हैं तो वहां पे एयर प्रेशर में चेंजेस आते रहते हैं। तो कभी कभार जो हमारी बॉडी का प्रेशर होता है, जो बॉडी पे हमारे जो एयर का प्रेशर होता है वो मेंटेन रहता है हम लोग जब अर्थ सरफेस पे रहते हैं। लेकिन जब पहाड़ों पे जाते हैं तो कभी कभार नाक से खून आने की संभावना देखी जाती है। तो वो आपकी उसमें तबीयत नहीं खराब होती है, सीधी सी बात है, जो अब हमारा शरीर का जो वायुमंडलीय जो दाब होता है वो चेंज होता है जब हम लोग पहाड़ों पे जाते हैं। तो इस वजह से ब्लड आने लगता है और यही कारण रहता है कि वहां पे जो आपका वायुमंडलीय दाब है, यानी जो वायु दाब है वो चेंज हुआ है। इसी वजह से जब आप एरोप्लेन में जाते हैं तो वहां पे भी आपका एयर प्रेशर चेंज होता है, उस टाइम पे भी आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो सीधी सी बात है, जैसे कि हम लोग ऊपर जाएंगे, जितना ही हम लोग ऊपर जाया करेंगे उस तरीके से हमारे वायुमंडलीय दाब में चेंजेस आते हैं।
जहां तक की बात है, जहां पे हमारे सतह पे वायुमंडलीय दाब ज्यादा रहता है, उसका जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ही आपका जो प्रेशर होता है, वायु दाब होता है, वो कम होता जाता है। तो ये स्थिति देखी जाती है। अब अगला इसमें पॉइंट आता है कि राइजिंग प्रेशर इंडिकेट्स फाइन सेटल्ड वेदर, वाइल फॉलिंग प्रेशर इज इंडिकेट्स अनस्टेबल एंड क्लाउडी वेदर। जैसे कि हमारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे कि अगर मान लीजिए बैरोमीटर में जो वैल्यूज होती हैं उनमें अचानक से कमी आ जाए तो वो किस तरीके के मौसम का परिचायक होगा, यानी किस तरीके का मौसम इंडिकेट करेगा। तो इस तरीके से आप में ऑप्शन दिए जाते हैं कि साफ मौसम का, या फिर बिगड़ते मौसम का, तूफानी मौसम का, चक्रवाती मौसम का, इस तरीके से दिया जाता है। उसी तरीके से आपका एक ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि अगर मान लीजिए बैरोमीटर में अचानक से वृद्धि हो जाए, यानी कि जो उसका वैल्यू है उसका अचानक से बढ़ जाए, तो उसका वो किस चीज का परिचायक रहता है, यानी किस चीज का इंडिकेटर रहता है। तो उसमें यही बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि दबाव बढ़ता है, यानी कि मान लीजिए अगर प्रेशर बढ़ता है तो बैरोमीटर पे, तो ये होता है आपका क्लीन वेदर। क्लीन वेदर आपका हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि प्रेशर आपका घट जाता है, प्रेशर घट जाएगा तो आपके बैरोमीटर में कम वैल्यू आएगी, अचानक से कम हो जाए, अचानक से उसका जो वैल्यू है वो कम हो जाए, तो ये इंडिकेट करता है आपका अनस्टेबल मौसम का। अनस्टेबल आपका मौसम है और क्लाउडी वेदर है। तो इस तरीके से हम लोग जान जाते हैं कि अगर अचानक हम लोग का जो पारा अचानक जो हम लोग के बैरोमीटर का अगर वैल्यू घट जाए, यानी कि प्रेशर आपका कम हो जाए अचानक से, तो आपका क्लाउडी वेदर का या फिर तूफानी मौसम का आपका संकेतक होता है। और अगर मान लीजिए उसका जो वैल्यू होता है वो बढ़ जाए, तो आपके साफ मौसम का यानी क्लीन वेदर का आपका इंडिकेटर होता है। अब बात करते हैं क्षैतिज जो वितरण होता है, यानी कि हॉरिजेंटल जो वितरण होता है, उसके बारे में समझ लेते हैं एक बार। दबाव में क्षैतिज वितरण में भिन्नता के लिए जिम्मेदार कारक इस तरीके से हैं। तो उसमें कई सारे कारक इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें से जो 3 हैं वो हैं एयर टेम्परेचर, इक्वेटर पोलर रीजन्स, हवा का जो तापमान है वो भूमध्य रेखा और ध्रुवीय क्षेत्रों में कैसा है, ये एक इंपॉर्टेंट है फैक्टर। उसके बाद दूसरा जो है वो अर्थ रोटेशन है, यानी कोरियोलिस फोर्स है। और जो तीसरा है वो प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर है। तो इन सब चीजों पे आपका निर्भर करता है जो क्षैतिज वितरण होता है, यानी कि जो आपका हॉरिजेंटल जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन, वो इन सारी चीजों पे निर्भर करता है। अब बात करते हैं हवा के तापमान पे। हवा के तापमान किस तरीके से एयर प्रेशर को चेंज करता है। तो हवा के तापमान की बात करें तो जिस तरीके से हमारी पृथ्वी का स्ट्रक्चर है, और जिस तरीके से हमारा जो रोटेशन है और सन का जो आना जाना है, यानी उगता है फिर अस्त होता है, और ये सारी चीजें जो दशाएं होती हैं वो हमारे एयर टेम्परेचर को परिवर्तित करती हैं, चेंज करती रहती हैं। जैसे कि जो सन है वो जैसे कर्क रेखा से मकर रेखा, मकर रेखा से कर्क रेखा, ऐसे जाया करता है और आया करता है। और वहाँ पे हम लोग के मौसम बदलते रहते हैं। और यहाँ पे देखते होंगे जो हमारा पूरा विश्व है उसमें कई जगहों पे महासागर हैं, कई जगहों पे स्थल हैं, कई जगहों पे महाद्वीप हैं, यानी कि जो ओशियंस हैं आपके, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, और जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। तो उस लिए भी जो एयर का जो टेम्परेचर होता है वो भी बदलता रहता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। उसके बाद भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वायु दाब कम होता है। जो भूमध्य रेखा है वहां पे आपका सन डायरेक्ट सीधी रेखा में ज्यादा पड़ता है, तो इस वजह से वहां पे आपका हवा होती है वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है, और इस वजह से वहां का वायु दाब कम हो जाता है। जो आपके भूमध्य रेखीय क्षेत्र होते हैं वहां पे वायु दाब कम होता है, और जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वहां पे यह अधिक होता है, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों में उस तरीके से सूरज की मात्रा, यानी जो सन की हीट होती है उसकी मात्रा पहुंच नहीं पाती है, और वहां पे ठंडा मौसम बना रहता है। इस वजह से वहां की जो हवाएं होती हैं वातावरण की वो भारी होती हैं, तो वो नीचे की तरफ आती हैं, तो वहां का जो एयर प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है। उसके बाद विषुवत क्षेत्रों में निम्न वायुदाब इस तथ्य के कारण होता है कि वहां गर्म हवाएं धीरे धीरे तापमान में कमी के साथ ऊपर उठती हैं, जिससे सतह पर हवा पतली हो जाती है। वही मैंने बताया कि जैसे लो प्रेशर इसलिए बनता है क्योंकि वहां पे सीधे हीट पड़ती है और वहां पे हवाएं हल्की हो जाती हैं और ऊपर उठती हैं, तो ये बताया गया है। उसके बाद ध्रुवीय क्षेत्रों में ठंडी हवा बहुत सघन होती है, इसलिए वह नीचे उतरती है और दबाव बढ़ जाता है। ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं आपको। उसके बाद अर्थ का रोटेशन बताया जा रहा है कि अर्थ का रोटेशन किस तरीके से डिपेंड करता है। तो पृथ्वी का जो घूर्णन है वो केंद्र अपसारक बल उत्पन्न करता है। जो अर्थ रोटेशन है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न करता है। दिस रिजल्ट इज डिफ्लेक्शन ऑफ एयर फ्रॉम द ओरिजिनल प्लेस कॉज अ डिक्रीज ऑफ प्रेशर। इसके परिणाम स्वरूप हवा अपने मूल स्थान से विक्षेपित हो जाती है, जिससे दबाव में कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट बताया जा रहा है द लो प्रेशर बेल्ट ऑफ द सब पोलर रीजन एंड द हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द सब ट्रॉपिकल रीजन आर क्रिएटेड एज द रिजल्ट ऑफ द अर्थ रोटेशन।
जो उपध्रुवीय क्षेत्रों की निम्न दाब पेटियां हैं और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की उच्च दाब पेटियां हैं, वो पृथ्वी के घूर्णन गति का ही परिणाम प्रदर्शित करती हैं, यानी कि जो पृथ्वी का घूर्णन है उसी का परिणाम होती हैं। तो ये बताया जा रहा है। अब बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स की। जो आपकी जलवाष्प की उपस्थिति है उसका क्या असर पड़ता है, वो किस तरीके से फैक्टर का कार्य करता है वायुमंडलीय दाब के लिए, वायु दाब के लिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जलवाष्प की अधिक मात्रा जिसमें होगी वहां पे जो वायु का दाब होगा वो कम होगा, और जलवाष्प की जहां पे कम मात्रा होगी वहां पे वायु का दाब अधिक होगा। तो आपको ये लग रहा होगा कि उल्टा लग रहा है ये पूरी तरीके से, कि जब जलवाष्प ज्यादा रहेगा तो भारी होना चाहिए, वायु दाब ज्यादा होना चाहिए। लेकिन इसमें होता ये है कि जो जलवाष्प की मात्रा है वो डिपेंड करती है कि आपका जो हवा है वो कितना गर्म है। जब हवा गर्म रहती है तभी वो जो जब आपके पानी के सरफेस से जाती है तो वो ज्यादा जलवाष्पों को एकत्र कर लेती है, उसके बाद वो एटमॉस्फेयर में ऊपर उठ जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो आपका जलवाष्प रहता है वो जो गर्म हवाएं होती हैं वही उनको कंटेन कर पाती हैं। और हम लोगों ने अभी बात की है जो गर्म हवाएं होती हैं वो हल्की होती हैं और ऊपर उठती हैं, जो आपकी गर्म हवाएं होती हैं वही कंटेन कर पाती हैं जलवाष्प को। तो जब वो होंगी तो आपका समझ सकते हैं कि आपका वायुदाब कम होता है। और उसके बाद अगर मान लीजिए कि जहां पे जलवाष्प की मात्रा कम है यानी कि वो ठंडी हवाएं हैं, तो ठंडी हवाएं आपकी भारी रहती हैं, आपको मैंने बताया ही है। तो इसी वजह से वहां पे वायुमंडलीय दाब भी अधिक होता है। तो इससे आप समझ सकते हैं, ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला रहता है, तो आप इसको याद रखिएगा और आप सही आंसर लगाइएगा एग्जाम में। अब बात करते हैं कि विश्व में जो दबाव की बेल्ट है यानी प्रेशर बेल्ट्स हैं उनकी बात करते हैं। तो ऑन द अर्थ सरफेस देयर आर 7 प्रेशर बेल्ट्स। पृथ्वी की सतह पर दबाव की 7 पेटियां हैं। वे हैं, पहला जो आपका है वो है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। तो यहाँ पे जो आपका विषुवत रेखीय जो निम्न वायुदाब पेटी है वो होता है। दूसरा है आपका द टू सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स। तो यहाँ पे दो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी ये होती है, ठीक है, जो आपका ऊपर नॉर्थ पोल में भी और साउथ पोल में भी। उसके बाद आपका द टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स, यानी दो उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। तो ये भी आपका नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में दोनों में होती हैं। उसके बाद द टू पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स, यानी जो दो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटियां होती हैं वो होती हैं। तो कुल मिला के आपका यहाँ पे एक हो गया, ये आपका दो हो गया, ये आपका दो हो गया, और ये आपका दो हो गया। तो दो, दो चार, दो छः, और एक सात। तो टोटल आपकी 7 बेल्ट्स हो गई। ये आपका 90 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है, और ये आपका हो गया 90 डिग्री साउथ। और यहाँ पे आपका हो गया 60 डिग्री नॉर्थ, ये आपका हो गया 35 डिग्री नॉर्थ, ये आपका हो गया 30 डिग्री नॉर्थ। उसके बाद ये आपका हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो अब इनको मैं साफ कर देता हूँ कि आपको क्लियर क्लियर दिखाई दे। उसके बाद ये आपका हो गया इक्वेटोरियल लाइन जो कि 0 डिग्री है। उसके बाद ये आपका हो गया 23.5 डिग्री साउथ, और उसके बाद 30 डिग्री साउथ, उसके बाद 35 डिग्री साउथ, उसके बाद आपका हो गया 60 डिग्री साउथ। तो ये सारे आपके पॉइंट्स हो गए जो कि एक काल्पनिक तौर पे मेंशन किए गए हैं मैप पे। अब देखते हैं कि जो बेल्ट्स होती हैं उनके बारे में समझते हैं। तो ये आपका एक यहाँ पे एक लाइन है जो कि मेंशन है, ये आपका हो गया यहाँ पे एक ऊपर लाइन हो गया, एक नीचे लाइन हो गया। तो ये आपकी जो ब्लू ब्लू कलर से दिख रही हैं हाईलाइटेड है हाई प्रेशर बेल्ट्स, तो यहाँ पे आपकी हवाएं नीचे की तरफ उतरती हैं, ऊपर से जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका हाई प्रेशर हो जाता है। उसके बाद जो आपका 60 डिग्री नॉर्थ पे दिख रहा है, और उसके बाद जो 60 डिग्री साउथ में दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा जो लाइट ब्लू कलर से है वो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स। यहाँ से हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं। जहाँ पे लो प्रेशर रहेगा वहां पे समझ लीजिए हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही हैं, जहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा वहां पे हवाएं नीचे की तरफ जा रही हैं, ठीक है। और उसके बाद ये आपका दो हो गए लो प्रेशर बेल्ट्स हो गए। और इनको इनका निर्माण किससे हुआ, ये किससे बने हैं, ये आपकी जो डायनेमिक जो कंडीशन होती है उसके वजह से बने, जो आपका पृथ्वी का घूर्णन हो रहा है उसकी वजह से, और जो आपका दाब प्रवणता है यानी जो प्रेशर ग्रेडियंट्स हैं उनके वजह से। तो ये आपके हो गए। उसके बाद जो आपका 30 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री नॉर्थ है, उसके बाद जो 30 डिग्री साउथ टू 35 डिग्री साउथ है, वो आपके हो गए सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स। यहाँ पे आपकी जो हवाएं होती हैं वो नीचे उतरती हैं, जो इक्वेटोरियल रीजन से आपकी हवाएं उठती हैं। उसके बाद आपका जो ट्रोपोस्फीयर रहता है यानी कि जो क्षोभ मंडल रहता है वहां से हवाएं टकरा के उसके बाद नीचे की तरफ जो आपका 30 टू 35 डिग्री होता है नॉर्थ और साउथ पोल में, वहां पे हवाएं नीचे उतरती हैं। तो उनको हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, यानी जो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियां होती हैं, यहाँ पे हवाएं नीचे की तरफ उतरती हैं। और यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे हॉर्स लेटीट्यूड भी लिखा हुआ है, ये आपका हॉर्स लेटीट्यूड भी लिखा हुआ है। तो हॉर्स लेटीट्यूड इनको इसलिए कहा जाता है जैसे कि पहले की जो नावें होती थी वो जैसे कि एक जो पर्दा होता है उस तरीके से रहती थी, याच आप लोगों ने देखी होगी। तो पर्दे के तरीके से वो हवा से बातें करते हुए फिर उनका दिशा निर्धारित किया जाता था।
और जब ये इस जगह पे पहुंचती थी, ये ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे पहुंचती थी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे पहुंचती थी, तो वहां पे भार बहुत ज्यादा हो जाता था, तो नाव के डूबने की स्थिति हो जाती थी। जो अरबवासी रहते थे वो अपने घोड़े को इस अक्षांश पे फेंक दिया करते थे कि भार कम हो सके और हमारी नाव अच्छे तरीके से जा सके। तो यहाँ पे घोड़ों को फेंकने की वजह से इसको हम लोग हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से जानने लगे, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता था तो नाव के चलने में बहुत ही मुश्किल हो जाती थी। तो वहाँ पे अपने घोड़े फेंक देते थे, जिससे कि नाव के भार में कमी हो जाती थी और नाव आसानी से उनके डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती थी। तो ये आपका हो गया। उसके बाद आपका ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। उसके बाद इक्वेटोरियल रीजन हो गया, जो लो प्रेशर बेल्ट होती है, इसे हम डोल्ड्रम भी कहते हैं। तो कुल मिला के ये जो फीचर्स थे, इनके बारे में हम लोगों ने समझ लिया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि कहाँ कहाँ से इनका जो उत्पत्ति होता है, किस तरीके से इनका रोल होता है बनने में एयर प्रेशर का, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ लिया। हम लोगों ने हॉर्स लेटीट्यूड भी समझ लिया, हम लोगों ने एयर प्रेशर बेल्ट्स के बारे में कहाँ से कहाँ तक कौन कौन सी पाई जाती है ये भी हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे के उसमें जो आगे की स्लाइड्स रहेंगी उसमें हम लोग इसको सिलसिलेवार ढंग से और अच्छी तरीके से क्लियर तरीके से हम लोग समझेंगे कि इसकी क्या विशेषताएं होती हैं और ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, और आपको मजा आने वाला है। तो मैं आशा करता हूं कि आज आपको ये समझ में आया होगा कि एयर प्रेशर क्या है और सारी चीजें जो भी हमने एक्सप्लेन की। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में मिलते हैं, जिसमें सारी चीजें मैंने आपको मेंशन ही कर दिया कि क्या क्या मैं समझाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो तो। और अभी तक आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।